हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। यानी नेल्सन मंडेला ही इस लेसन के राइटर हैं। ये देखिए, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, हम कह सकते हैं नेल्सन मंडेला। तो ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला का अपार्टाइड यानी रंग भेद की नीति के विरुद्ध स्ट्रगल जो उन्होंने किया था, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। यानी साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो काले लोग थे ना, उनको कोई अधिकार नहीं था। वाइट पीपल उन पर शासन करते थे, ब्लैक लोगों पर। तो इसी नीति को अपार्टाइड कहते हैं। और नेल्सन मंडेला ने इस अपार्टाइड की नीति के खिलाफ 30 वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी। 30 वर्ष तक वो जेल में रहे और फाइनली लंबे संघर्ष के बाद 10th मई 1994 को वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये चैप्टर की शुरुआत वो अपने प्रेसिडेंट बनने के शपथ ग्रहण समारोह से करते हैं कि 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10th मई की सुबह एकदम चमकदार और साफ थी। क्यों? क्योंकि 300 इयर्स के वाइट रूल के बाद साउथ अफ्रीका को रंग भेद यानी अपार्टाइड से मुक्ति मिली थी और दुनिया भर से मतलब सारे सम्मानित नेता मंडेला जी को सम्मान देने आए हुए थे। तो यहाँ वो कह रहे हैं ना कि आई हैड बीन pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कौन सा इनॉग्रेशन? उनके प्रेसिडेंट बनने का। तो सारे मतलब दुनिया के बहुत सारे लीडर्स आए हुए थे उनकी सेरेमनी में, उनकी प्रेसिडेंट बनने की सेरेमनी में उनको सम्मान देने के लिए। और ये सेरेमनी कहाँ हो रही थी? ये सेरेमनी हो रही थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो मैंने रेड से पॉइंट्स किए हुए हैं, रेड से जो दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए लाल पत्थर के सुंदर एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो बिना छत के है। जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं ना, ओपन स्पेस और चारों तरफ सीटें लगी होती हैं, तो ये उसी तरह की बिल्डिंग थी। तो इस तरह की बिल्डिंग हमारे देश में जैसे मतलब रेड फोर्ट या राष्ट्रपति भवन, यानी लाल पत्थर से बनी हुई ये बिल्डिंग थी। अब वो कह रहे हैं फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका पर गोरे लोगों का शासन रहा था। डिकेड्स मतलब दशकों तक, कई 100 सालों तक साउथ अफ्रीका पर, डिकेड्स मतलब कई दशकों तक वाइट सुप्रीमेसी यानी वाइट पीपल का शासन रहा था। और अब यहाँ पर क्या इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पहली, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल यानी गैर जातिवादी सरकार बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे। अब ऑटम का मतलब होता है पतझड़। जब मतलब पतझड़ की ऋतु होती है तो पत्ते झड़ते हैं ना और नए पत्ते आते हैं शरद ऋतु में। तो वो क्यों क्या कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह की जो मतलब पतझड़ हुआ है। किस चीज का? डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के जो पुराने पत्ते हैं, दमन के और भेदभाव के जो पुराने पत्ते हैं, वो अब झड़ गए हैं, वो अब खत्म हो गए हैं और लिबर्टी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के नए पत्ते आ गए हैं। तो इस ऑटम डे में, इस लवली ऑटम डे में, जिस दिन उनका मतलब प्रेसिडेंट का समारोह हुआ, प्रेसिडेंट बनने का, वो अपनी बेटी जैनानी के साथ वहां गए, उस समारोह में गए। तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम मतलब मंच। मंच पर
सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लार्क। और वो क्या बने? द्वितीय उपराष्ट्रपति। द्वितीय उपराष्ट्रपति बने, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने? मिस्टर डी क्लार्क। और उसके बाद कौन बना? थाबो म्बेकी। वो क्या बने? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी पहले उपराष्ट्रपति। और उसके बाद उनकी बारी आई, किनकी? मंडेला जी की। तो वो उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट शपथ ली। और उन्होंने फिर किस चीज की शपथ ली? कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का पालन करने और अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की शपथ ली। और इसके बाद उन्होंने स्पीच दी, और वहाँ जो पूरे वर्ल्ड से गेस्ट आए हुए थे, और जो वॉचिंग वर्ल्ड यानी जो लोग उनको देख रहे थे, उन सबको थैंक यू बोला, उन सबको मतलब धन्यवाद दिया कि वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए। और उन्होंने यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस चीज को कहा है उन्होंने? वही अपार्टाइड की पॉलिसी को, जो रंग भेद की पॉलिसी थी। मतलब अपने ही देश के लोग अपने ही जो दूसरे लोगों पर शासन कर रहे थे, अपने ही देश के गोरे लोग अपने ही देश के काले लोगों पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय त्रासदी कहा है। तो वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रंग भेद की नीति के कारण ब्लैक पीपल को, वो कह रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब हमें जो है दूसरे देशों से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। क्यों अलग कर दिया गया था? वही अपार्टाइड की नीति के कारण। तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत तकलीफें सही इस अपार्टाइड की पॉलिसी के कारण। ब्लैक पीपल ने साउथ अफ्रीका में बहुत तकलीफें सही, और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। परंतु अब एक ऐसी अब एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो सबको समान मानेगी, और सभी को कॉमन विक्ट्री है सबकी, जस्टिस के लिए, पीस यानी शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय सम्मान की जीत है ये। तो अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर कि सबको गर्व होगा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, और हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी के बंधन से, बॉन्डेज मीन्स जो कंटिन्यूइंग, लगातार जो गरीबी का बंधन चला आ रहा है, जो उनसे उनके अधिकार छीने गए हैं, जो सफरिंग उन्होंने सही है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, और जो दूसरे भेदभाव उन्होंने सहे हैं, हम उनको उन सब चीजों से मुक्त, लिबरेट मुक्त कराएंगे, ऐसी हम शपथ लेते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा? इसके बाद उन्होंने कहा नेवर नेवर एंड नेवर शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय। इसके बाद ये धरती एक के द्वारा दूसरे पर शासन, ऐसा कुछ नहीं देखेगी, है ना। अब a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African। इसके बाद साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ने उनके सम्मान में प्रदर्शन किया, जो कि एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी को दिखाता है। तो साउथ अफ्रीकन आर्मी और पुलिस ने भी उनको, साउथ अफ्रीकन जो पुलिस थी उन्होंने भी उनके प्रति लॉयल्टी दिखाई और उन्हें सैल्यूट किया। तो वो कहते हैं कि कुछ साल पहले इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, क्योंकि वो 40 इयर्स तक जेल में रहे थे। तो कह रहे कि ये वही पुलिस के लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले मुझे गिरफ्तार किया था। आज वो उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अब एक राष्ट्रपति बन गए हैं। और इसके बाद इम्फाला जेट्स ने
ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में कलर होते हैं उसका स्मोक यानी धुआं छोड़ा, उसको वी की शेप में उसका धुआं छोड़ा, ऐसा निशान बनाए। और फिर ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। जैसे नेशनल एंथम इंडिया का है ना जन गण मन, ऐसे ही वहां पर 2 राष्ट्रगान, 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। पहला गाया गया जो कि गाया व्हाइट्स ने, क्योंकि वहां पर व्हाइट पीपल है और ब्लैक पीपल है। तो व्हाइट पीपल ने कौन सा गाया? निकोसी सिकिलेल, आई अफ्रीका। और ब्लैक लोगों ने वही अपना पुराना राष्ट्रगान ओल्ड एंथम डाई स्टेम गाया। तो 2 राष्ट्रगान गाए गए। तो वो कह रहे हैं कि 2 राष्ट्रगान गाए गए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह के समय। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter। तो ये वो बता रहे हैं कि अपार्टाइड की पॉलिसी कब आई? ये आई 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, प्रथम शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट दशक में, प्रथम दशक में आई, जब एंग्लो बोअर युद्ध, उसके एंग्लो बोअर युद्ध के फ्यू इयर्स के बाद और उनके जन्म से पहले व्हाइट लोग जो थे, व्हाइट स्किन पीपल जो साउथ अफ्रीका थे, वो आपस में मिल गए और उन्होंने एक सिस्टम आजाद किया। क्या सिस्टम आजाद किया? रेशियल डोमिनेशन का। किस पर? डार्क स्किन्ड पीपल पर, काले लोगों पर शासन करने का ये सिस्टम इजाद कर लिया, क्योंकि वो व्हाइट पीपल जो थे वो आपस में मिल गए। और जो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये सबसे ज्यादा हार्शेस्ट, सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा अमानवीय है ना, जो अभी तक कोई सोसाइटी इस तरह का सिस्टम नहीं जानती, इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया। और ये 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक चला ये अपार्टाइड की नीति, 20वीं। और जब वो 80 इयर्स के होने, मतलब लगभग 80 इयर्स के हो गए, तब तक ये सिस्टम चला। और वो क्या कहते हैं, मतलब एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम। और अब ये रिप्लेस कर दिया गया है ये सिस्टम किसके द्वारा? अब ये सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को, उसके ऑल पीपल जो उनके लोग हैं, उनका सभी का ध्यान रखा जाएगा। उनके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग नहीं ध्यान रखेंगे, वो सभी का ध्यान रखेंगे, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेज। अब वो बता रहे हैं कि ये जो दिन आया है, ये दिन कैसे आया है? ये दिन आया है उनके बहुत सारे हजारों अनइमेजिनेबल, मतलब जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे त्याग और बलिदान से, हजारों लोगों के बलिदान से आया है, जो कि जिनको कि रिपेड नहीं किया जा सकते, जिनके बलिदानों को मतलब चुकाया नहीं जा सकता। जैसे इंडिया में भी जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो ऐसे ही वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, तब वो अपार्टाइड की पॉलिसी समाप्त हुई। और वो कह रहे हैं कि ये दिन उनके कई लोगों के, हजारों लोगों के बलिदानों से आया है। और वो कह रहे हैं कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो कह रहे हैं मैं केवल उन सभी लोगों का सम हूं, जिन देशभक्तों ने इस चीज के लिए बलिदान दिया है, जो मेरे से पहले ही चले गए, मैं उनका एक सम हूं, है ना। तो जो लोग शहीद हो गए हैं उनको वो थैंक यू भी नहीं बोल पाए, वो उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश के और लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं, मेरे देश को और लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे भरने में कई साल लगेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि दशकों के अत्याचार से उनके देश में कई राष्ट्रभक्त पैदा हुए, कई पैट्रियट्स पैदा हुए, जिसमें कौन कौन है? ओलिवर टाम्बोस, वाटर सिसुलिस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिस्टरस, द रॉबर्ट सोबुकवेस, ऐसे साहसी लोग पैदा हुए। इनकी पिक भी दी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि शायद परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे मतलब महान लोग
तभी पैदा होते हैं जब बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, बहुत ज़्यादा मतलब दबाव होता है, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है। तो ऐसे टॉर्चर से इतनी हाइट्स वाले कैरेक्टर, इतने महान उच्च चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, कह रहे मेरा देश मिनरल्स और जेम्स यानी खनिज और बहुमूल्य पत्थरों से भरा हुआ है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग किसी देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, उसके लोग। वो पत्थरों और मतलब जेम्स को नहीं मानते ग्रेटेस्ट वेल्थ, वो वहां के लोगों को ग्रेटेस्ट वेल्थ मानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसको मानते हैं, तो ग्रेटेस्ट वेल्थ वो मानते हैं अपने देश के लोगों को, जो कि शुद्ध हीरे से भी, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा फाइनर और ट्रूअर होते हैं, ज्यादा शुद्ध और सच्चे होते हैं। अब वो ये सब आगे देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है, डर पर विजय प्राप्त करना है। अगर डर है ही नहीं तो किस तरह का साहस। तो कह रहे हैं कि साहस का अर्थ डर होना नहीं है, बल्कि उस डर पर ट्रायम्फ यानी विजय पाना है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जिसने बट ही हु कॉन्कर्स द दैट फियर, जिसने डर को जीत लिया है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी से घृणा नहीं करता, किसी से हेट नहीं करता। यहाँ वो कहते हैं कि प्यार जो है नेचुरल फीलिंग है, जबकि हेट यानी नफरत करना नेचुरल नहीं है। तो इंसान प्यार की फीलिंग नेचुरली मतलब व्यक्ति के हृदय में आती है, जबकि नफरत करना उसको सीखना पड़ता है। तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जो है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इंसान में आ जाता है। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इन लाइफ एवरी मैन है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो ऑब्लिगेशन यानी दो जिम्मेदारियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अपने परिवार के प्रति, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह, और दूसरी होती है अपने कंट्री के प्रति। दो ऑब्लिगेशन यानी दो जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जन्मे मुझ जैसे रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि जब उन्हें लगा कि साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड की पॉलिसी है, ब्लैक लोगों पर शासन किया जा रहा है, तो उन्हें जेल में, मतलब जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए, है ना। जब उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, और वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। तो वो आगे कहते हैं कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। वो कह रहे हैं कि मैं आजाद होने की हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था, जब तक कि मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कस्टम्स और रूल्स को फॉलो करता रहा तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि उनके देश में तो ब्लैक लोग फ्री ही नहीं है, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और यहीं से उनकी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। तो उन्होंने जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी, हाँ यहाँ पर ये है, दैट इज वाई आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ताकि वो अपने जैसे लोगों को सम्मान का जीवन दे सके, अपने जैसे जो ब्लैक पीपल हैं उनको सम्मान का जीवन दे सके। और अब वह एक डरे हुए यंग मैन की बजाय एक ब्रेव पर्सन बन गए थे, है ना। फ्राइटेंड, ये है ना पॉइंट। तो अब वो कैसे व्यक्ति बन गए थे? ए फ्राइटेंड यंग मैन
into a bold one. एक डरे हुए व्यक्ति की बजाय एक बोल्ड व्यक्ति बन गए थे, ब्रेव व्यक्ति बन गए थे। और यहीं से वाइट लोगों की गवर्नमेंट ने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, जो लॉ का पालन करने वाला न्यायविद था, उसे क्या बना दिया? क्रिमिनल। कि मतलब आप मेरे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप एक क्रिमिनल हैं, एक मतलब वो है गलत काम करने वाले क्रिमिनल हैं, और उन्हें जेल भेज दिया गया और इस प्रकार वो 30 साल तक जेल में रहे। क्रिमिनल मीन्स अपराधी। ठीक है, तो मंडेला नहीं मानते कि ऑपरेसर, यानी अब यहाँ पर ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि ऑपरेसर जो है वो, ऑपरेसर यानी जो दमन करने वाला है, वो स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नफरत का कैदी है ना, वो नफरत करता है तो वो उसका कैदी है। और प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन लेता है। वह प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस का कैदी है। और इस तरीके से वो मतलब वो कहते हैं कि दोनों ही, चाहे वो ऑप्रेस्ड हो या ऑपरेसर हो, दोनों ही की इसकी ह्यूमैनिटी, दोनों ही के द्वारा दोनों ही की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता छीन ली जाती है। तो दिस इज द होल लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड बाय।